नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम 600 से 1000 ईस्वी में भारत के इतिहास और संस्कृति को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम हर्षवर्धन काल को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मित्रों उज्जवल जी के चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और अपने किसी एक मित्र में शेयर ज़रूर करें। मित्रों चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजपूत काल 800 ईस्वी से लेकर 1200 सदी तक का जो काल था वो राजपूत काल था। देखिए, इसे हम प्रारंभिक मध्यकाल भी कह सकते हैं, जो 1200 ईस्वी के टाइम पीरियड के लगभग की बात है। इसके अंतर्गत हम गुर्जर प्रतिहार वंश को देखने वाले हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो टाइम पीरियड था वो 8वीं से लेकर 10वीं सदी के मध्य आता है। देखिए, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन के बाद का जो स्थिति होती है उत्तर भारत की, तो उस उत्तर भारत की जो राजनीति में और जो उत्तर भारत की सामाजिक जो इतिहास है वहाँ पर क्या है, अव्यवस्था और अराजकता का माहौल जो है वो बन जाता है। और उत्तर पश्चिम भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में राजपूत जो जातियां हैं वो अपना अहम रोल अदा करती हैं। 8वीं से लेकर जो 12वीं सदी तक का इतिहास है वो राजपूत काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि कन्नौज जो है इसकी राजधानी रही है। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का एक मेन रोल रहा है और इन्होंने ही त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसे जीता भी है। 100 सालों के इस त्रिपक्षीय संघर्ष को भी जीतने वाले गुर्जर प्रतिहार ही थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए 41 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, क्रमबद्ध क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो है चंद बरदाई, मोहनोत नैंसी और सूर्यमल मिश्र। जिसके अंतर्गत जो चंद बरदाई है इसका जो पृथ्वीराज रासो है उसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। मिलान करना है। अब हमने क्या देखना है कि जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसमें जो छोटे छोटे राजपूत राज्य थे उनका वंश कहाँ पर था? तो कश्मीर में था, करकोट उत्पल लाहौर में, ठीक है, यानी कि करकोट उत्पल लाहौर वंश जो था वो था कश्मीर में। दिल्ली में था तोमर चौहान, कन्नौज में रहा गुर्जर प्रतिहार गढ़वाल वंश, बंगाल में पाल और सेन वंश, बुंदेलखंड में चंदेल प्रतिहारों के जो सामंत रहे हैं, चंदेल इनका जो जगह रही है खास वो थी बुंदेलखंड। तो इस प्रकार से एक बार आप वापस देख लें। अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली जातियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये 4 जातियां जो हैं ये मानी जाती हैं कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। देखिए, चंद्रबरदाई के जो पृथ्वीराज रासो है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में ये बताया गया कि माउंट आबू में ऋषि वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे और ये जो 4 राजपूत योद्धा हैं, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, इनका जन्म हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशों से उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो विदेशों से उत्पत्ति के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हैं कर्नल जेम्स टॉड, क्रुक्स और भंडारकर। अब हमने मिलान करना है वही छोटे जो राजपूत राज्य हैं मध्यकाल के, उनका वंश जो है कहाँ पर था? तो त्रिपुरी में था कलचुरी वंश, मालवा में परमार, देखिए परमार जो थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, गुजरात में चालुक्य, अजमेर में चौहान, मेवाड़ में गुहिलोत और आमेर में कछवाहा। किस महाकाव्य में
चौहानों को सूर्यवंशी या सूर्यपुत्र बताया गया है। तो जो हम्मीर महाकाव्य है इसमें चौहानों को सूर्यवंशी या सूर्यपुत्र बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नाग भट्ट प्रथम माना जाता है। 730 से लेकर 756 ईस्वी तक का टाइम पीरियड नाग भट्ट प्रथम का रहा है। वैसे अगर गुप्त गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक तो हरिश्चंद्र थे, लेकिन जो मुख्य या वास्तविक संस्थापक था वो नाग भट्ट प्रथम था, और इसने सिंध की ओर से राजस्थान पर होने वाले अरब आक्रमण को रोका था। देखिए आगे 833 ईस्वी आगे आएगा अपने नाग भट्ट सेकंड। ठीक है, जो नाग भट्ट सेकंड का टाइम पीरियड है वो होगा 805 से 833 ईस्वी, और ये भी क्या करेगा, जो अरब आक्रमण है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है? तो कौन से ऐसे शिलालेख हैं? तो नीलगुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़। ठीक है, ये करहाड़, देवली, राधनपुर और नीलगुंड जो है ये 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों का ये मानते हैं कि कोई भी सानी नहीं था। जो कन्नौज था और बनारस था, कन्नौज से लेकर बनारस तक जो है इनका आधिपत्य था गुर्जरों का। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, मिश्रित उत्पत्ति यानी कि राजपूत जो है एक मिश्रित जाति है, ये सर्वमान्य सिद्धांत माना है। डॉक्टर वी ए स्मिथ का ये सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो मिश्रित है। तो ये सिद्धांत सर्वमान्य है, सभी मानते हैं इस सिद्धांत को, राजपूत एक मिश्रित जाति के रूप में। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कौन सी सदी में रहा? तो देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन जो है 8वीं से 10वीं सदी तक रहा था। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़, राजपुताना का यह क्षेत्र उस समय क्या कहलाया? तो मारवाड़ का जो ये क्षेत्र था ये कहलाया गुर्जर प्रदेश या गुर्जरात्रा। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को क्या कहा जाने लगा? तो गुर्जर क्षेत्र के जो स्वामी होने की वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। इन प्रतिहारों को गुर्जर क्षेत्र का स्वामी होने की वजह से गुर्जर प्रतिहार कहा गया। तत्कालीन जो मंदिर स्थापत्य की प्रमुख कला शैली है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से ही जानी जाती है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के मध्य हुआ? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है वो गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ है। ये तीन जो मुख्य थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, इन तीनों कभी गुर्जर प्रतिहार जीत जाते तो कभी बंगाल के पाल तो कभी दक्षिण के राष्ट्रकूट। तो ये कन्नौज जो है, कन्नौज को लेकर ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि देखिए कन्नौज जो था वो 8वीं से लेकर 9वीं सदी में व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था, और 100 सालों तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज को लेकर होता रहा, गुर्जर प्रतिहारों, बंगाल के पालों और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के मध्य। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः विजय किसे मिली? तो गुर्जर प्रतिहारों को ही अंततः विजय मिली। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं अस्तित्व में थी? तो देखिए 2 शाखाएं थी, मंडोर शाखा और एक भीनमाल शाखा। मंडोर शाखा यानी कि जोधपुर की थी और भीनमाल शाखा जालोर में थी। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन क्षेत्रीय नायकों से उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो ये मानते हैं कि प्राचीन क्षेत्रीय नायकों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है तो वो हैं वेदव्यास, सीपी वैद्य, गौरीशंकर ओझा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर, जोधपुर। भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी 8वीं सदी में किस प्रतिहार शासक ने बनाई या बनाया? नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? भीनमाल पर जो है अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। तो पहली राजधानी तो थी मंडोर शाखा जोधपुर की, जो कि पहली राजधानी कहलाई गुर्जर प्रतिहारों की, और दूसरी ये भीनमाल थी।
कौन सा शिलालेख यह उल्लेख करता है कि नागभट्ट प्रथम जो है उसने मंडोर से आगे सीमा विस्तार कर मेदांतक यानी कि मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो शिलालेख है कौन सा है जो नागभट्ट प्रथम को ये मानता है कि उसने मंडोर से आगे सीमा को बढ़ाकर मेड़ता तक ले गया था? तो घटियाला शिलालेख ही बताता है। देखिए बाद में उज्जैन जो है वो नागभट्ट प्रथम की शक्ति का प्रधान केंद्र बन गया था। पहले तो मेड़ता था, यानी कि मंडोर से मेड़ता तक इसने विस्तार किया और बाद में इसने जो है उज्जैन को भी जीत लिया और उज्जैन इसकी शक्ति का प्रधान केंद्र बना नागभट्ट प्रथम की। और इसके उत्तराधिकारी जो थे वो थे कक्कुक और देवराज। ठीक है, तो दोनों का शासन जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कक्कुक का और देवराज का, लेकिन देवराज का पुत्र जो है वो आगे जो है काफी वो है फेमस होगा, देवराज का पुत्र वत्सराज। आगे है रणहस्तिन की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को दी गई है? तो देखिए रणहस्तिन की जो उपाधि है वो वत्सराज को दी गई है। 778 से 805 ईस्वी का जो पीरियड है वो वत्सराज का टाइम पीरियड है। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था और ये देवराज का पुत्र था। देवराज कौन था? देवराज जो था वो नागभट्ट प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी था और देवराज इतना महान शासक नहीं हुआ है, इतना जो उसका महत्वपूर्ण काल नहीं रहा है, लेकिन उसका जो पुत्र है वत्सराज उसका टाइम पीरियड काफी महत्वपूर्ण है, जिसने कि रणहस्तिन की उपाधि ली थी। मांडी वंश और बंगाल के धर्मपाल को पराजित किसने किया था? तो देखिए जो धर्मपाल था बंगाल का, इसके पास सबसे पहले उज्जैन था, सॉरी इसके पास कन्नौज था और कन्नौज को छीना था किसने? वत्सराज ने छीना था सबसे पहले। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत आप कह लें यहीं से होती है, जब वो बंगाल के धर्मपाल को हराकर और फिर जो है अपने कन्नौज को हथियाता है। तो मांडी वंश और बंगाल के धर्मपाल को पराजित करने वाले थे वत्सराज। किसके समय प्रतिहार उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना? तो नागभट्ट द्वितीय का टाइम पीरियड जो है उसके समय में सॉरी एक चीज आपको गलत बता दी, वत्सराज ने जो है आपके कन्नौज को नहीं छीना था, कन्नौज को छीना था नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल से, इसने तो केवल हराया था। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। अच्छा, किसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे जो है शक्तिशाली राज्य बना? तो देखिए नागभट्ट द्वितीय जो है 805 से लेकर 833 ईस्वी का टाइम पीरियड इसका है। तो इस समय में प्रतिहार जो है उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। देखिए 816 में कन्नौज पर आक्रमण करता है नागभट्ट द्वितीय और चक्रा युद्ध को पराजित कर देता है। चक्रा युद्ध कौन होता है? चक्रा युद्ध जो है धर्मपाल के द्वारा रखा हुआ एक शासक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? चक्रा युद्ध को पराजित कर देता है और मुंगेर बिहार के युद्ध में धर्मपाल को भी पराजित कर देता है। तो दो युद्ध हुए नागभट्ट द्वितीय के साथ, इनके साथ चक्रा युद्ध को हराया इसने और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और मुंगेर बिहार के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि है वो नागभट्ट द्वितीय ने धारण की। तो इतनी लंबी चौड़ी जो है उपाधि धारण की है, इसका कारण ये है क्योंकि इसने इसका जो राज्य था वो देखिए सुनिए कहाँ से कहाँ तक था। तो राजपूताना का सब बड़ा भाग इसके पास था, यूपी का क्षेत्र था, मध्य भारत इसके क्षेत्र में था, उत्तरी काठियावाड़ और उसके आसपास का जो एरिया था वो इसके आधिपत्य में था। नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहार वंश की राजधानी किसे बनाया था? तो कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था। जब उसने 816 ईस्वी में चक्रा युद्ध को हराया था उस टाइम में इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, कन्नौज जो है छीन लिया था। दरअसल ये जो चक्रा युद्ध था ये धर्मपाल द्वारा नामजद शासक था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरब आक्रमणों को रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए नागभट्ट द्वितीय जो था इसने अरब आक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई और इसने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ले ली थी।
किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया? तो देखिए गोविंद तृतीय जो था इसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया था 833 ईस्वी में। 809 से लेकर 810 ईस्वी में गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक जो है गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ने 809 से 810 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। और ये युद्ध किस लिए हुआ था? कन्नौज को लेकर हुआ था, लेकिन जो गोविंद तृतीय है इसे वापस दक्षिण की ओर लौटना पड़ा था। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी जो था वो रामभद्र था। देखिए इसका पुत्र 833 ईस्वी में शासक बनता है रामभद्र, यानी कि नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था रामभद्र, और ये 3 सालों तक जो है आपके शासक रहा। लेकिन इसके समय में प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लग गई। किस पाल शासक ने रामभद्र को पराजित किया था? देवपाल जो था इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और रामभद्र को पराजित कर दिया था। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो देखिए मिहिर भोज या मिहिर जो कह लें ये रामभद्र का उत्तराधिकारी था और इसके समय में प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो अपने चरम पर थी। मिहिर भोज जिसका टाइम पीरियड 836 से लेकर 885 ईस्वी के लगभग है, कि कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा किस अरब यात्री ने की है? तो देखिए अरब यात्री आया था सुलेमान 851 ईस्वी में, तो इसने जो है मिहिर भोज के प्रशासन की और उसकी सेना की प्रशंसा की है। मिहिर भोज का जो शासन था वो पूर्वी पंजाब में था। जो जितना भी अधिकांशतः राजपुताना है वो सारा राजपुताना उसके अधिकार में था। यूपी का अधिकांश भाग इसके राज्य में था। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो भी मिहिर भोज के अंडर में था। सौराष्ट्र और ग्वालियर जो है वो भी इसके अंडर में था, यानी कि उत्तर भारत का लगभग सारा एरिया जो था वो मिहिर भोज के पास था। किस राष्ट्रकूट शासक ने मिहिर भोज के दक्षिण क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई? जब उत्तर भारत को जीत लेता है तो ये दक्षिण की तरफ अभियान करने जाता है, लेकिन वहां पर इसको राष्ट्रकूट शासक ध्रुव रोक देता है। लेकिन बाद में भोज रुकता नहीं है, वो क्या करता है ध्रुव से तो हार जाता है, लेकिन बाद में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को हरा देता है और मालवा यानी कि मध्य प्रदेश जो है उसको हथिया लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। तो इसने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हारा था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को हराया था। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को कौन सी उपाधि दी? तो वरुआ उपाधि जो है सुलेमान ने मिहिर भोज को दी थी। वरुआ नहीं है, ये वरुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो पहले बात हो चुकी है। 8वीं सदी के अंतिम वर्षों से लेकर 10वीं सदी के प्रारंभ तक लगभग 750 के आसपास से शुरू होता है। ये 100 सालों का युद्ध होता है। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा बाल रामायण बाल भारत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं राजशेखर। राजशेखर ने अपने ग्रंथों में निर्भय नरेश किसे कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश जो है कहा है। 885 से लेकर 910 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है वो महेंद्रपाल प्रथम का है। महेंद्रपाल जो प्रथम था वो मिहिर भोज का पुत्र था और ये विद्वानों का संरक्षक था। किस राष्ट्रकूट नरेश ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया था? तो जो राष्ट्रकूट नरेश इंद्र द्वितीय था इसने क्या किया था? द्वितीय नहीं आएगा यहाँ पर, तृतीय। देखिए राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय जो था इसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया था। देखिए
महेंद्रपाल प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो प्रतिहारों में क्या होता है कि शासन को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है, शासन पर अधिकार को लेकर, और महीपाल जो है वो शासक बनता है। लेकिन महीपाल के शासक बनने से पहले ही क्या होता है, इंद्र तृतीय जो है वो कन्नौज को नष्ट कर देता है। अल मसूदी अरब यात्री किस प्रतिहार नरेश के राज्य में आया था? तो अल मसूदी आया था महीपाल 912 से लेकर 944 के टाइम पीरियड में। किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया? राज्यपाल के समय में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। देखिए, राज्यपाल जो था वो कन्नौज छोड़कर भाग गया जब उसे पता लगा कि महमूद गजनवी आ रहा है, और इस कायरतापूर्ण काम के लिए चंदेल के राजा जो गंड थे और उनके पुत्र थे विद्याधर, इन दोनों ने मिलकर राज्यपाल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। जो राजा था चंदेल राजा गंड और उसका पुत्र विद्याधर, उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? यशपाल देव। देखिए, ये पता लगता है हमें 1036 के अभिलेखों से ये चीज पता लगती है कि ये अंतिम राजा था। देखिए, 11वीं सदी के पूर्वार्ध में ही गढ़वाल जो थे, गढ़वालों ने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और शासन स्थापित कर लिया। आगे जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो गढ़वाल वंश और दूसरे वंशों के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक प्रतिहार शासकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रारंभिक जो प्रतिहार शासक हैं उनकी जानकारी हमें पता चलती है भोज प्रतिहार की ग्वालियर प्रशस्ति से, उद्धोतन सूरी द्वारा रचित कुवल्य माला से, और पुरातन प्रबंध संग्रह से, और हरिवंश पुराण से। तो मित्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट न हो, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखा कीजिए। और आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।